सबसे पहले तो ना डायरेक्टली आईबीसी पे जंप नहीं मारना है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ आईबीसी। देखो, आईबीसी ना डायरेक्टली नहीं आया था। सबसे पहले एक एक्ट था जिसको हम बोलते थे सिका, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। ठीक है, उसके बाद आया डेट रिकवरी एक्ट, उसके बाद आया सरफेजी एक्ट, और फिर उसके बाद आया आईबीसी। देखो, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, उसके बाद डीआरए, उसके बाद सरफेजी, और लास्ट में हम पहुंचे आईबीसी पे। तो ये जो जर्नी है ना, इंडिया ने जब ट्रैवल किया ना, तो फाइनली आज हम लोग इधर पे आ गए। अब ये चीज, ये तीनों के कंपैरिजन में बेस्ट कैसे हुआ, क्यों हम लोग आईबीसी पे लेके आए? जब आईबीसी में ऐसा देखा कि काफी सारी चीजें ऐसी है जो आईबीसी में ये लोग ने फाइनली न्यूली इंट्रोड्यूस की, जो ये पुराने एक्ट में नहीं था। तो सबसे पहले एक था सिका, दैट इज सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। इसमें है ना कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे। ज्यादा हमको ना डिसएडवांटेजेस दिखते थे कि सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट गवर्नमेंट ने निकाला तो था, बट उसमें ना प्रॉब्लम्स बहुत था। तो उसका सॉल्यूशन हम लोग लेके आए डीआरए। फिर डीआरए को हमने इंप्लीमेंट किया। डीआरए इंप्लीमेंट किया तो उसमें भी धीरे धीरे प्रॉब्लम पता चला कि इसमें भी इश्यू हो रहा है। फिर इसको ड्रॉप किया। फिर हम लोग लेके आए सरफेजी। सरफेजी को जब बनाया तो धीरे धीरे पता चला कि इसमें भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है। फिर फाइनली धीरे धीरे हम आ गए आईबीसी पे। तो पूरा जो इंडिया का इंसॉल्वेंसी है ना, ये जर्नी में जाता है। अब देखो, when we talk about recovery, इंडिया में ना रिकवरी इज द बिगेस्ट इश्यू। अगर तुम वर्ल्ड के साथ इंडिया को कंपेयर करोगे ना, तो जैसे देखो, रेट ऑफ रिकवरी ऑफ लोन इंडिया का है ना इज अराउंड 65%। मतलब इंडिया अगर लोन देता है ना, तो खाली कितना परसेंट पैसा रिकवर हो रहा है? 65% ही रिकवर होता है। बाकी हम लोग सब मान लेते हैं बैड डेट से। ठीक है, सामने तुम स्विट्जरलैंड का देखोगे ना, कितना होगा? इंडिया से अच्छा कि खराब? 99.7% ये उसका रेट ऑफ रिकवरी है। देन वी सी पाकिस्तान, इंडिया से अच्छा कि खराब? 74%। फिर बांग्लादेश, अच्छा कि खराब? 93%। तो तुम अगर देखोगे ना, हम इकोनॉमी वाइज कितना भी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन लोन रिकवरी में आज भी हम खराब कंडीशन में है। अब तुम इमेजिन करो, सोचो ये है, ठीक है, इधर एक बैंक है, नेम ऑफ द बैंक इज ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक ना एक टाइम पे ये था, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर था। अब इस बैंक का है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इसको नोबेल प्राइज मिला है। ये लोग ऐसा क्या करते हैं? क्योंकि ये वर्ल्ड का अकेला बैंक है जो भिखारी को भी बिना डॉक्यूमेंट के लोन देता है। मतलब अगर कोई भिखारी जाके इधर बोलेगा ना ग्रामीण बैंक में कि वी वांट लोन ऑफ ₹10 लाख, तो 10 लाख का लोन ये लोग जब मांगेंगे ना, पहले पूछेंगे डॉक्यूमेंट के नाम पे क्या है। कस्टमर बोलेगा कुछ नहीं है, भिखारी है, 10 लाख रुपया चाहिए। बोलेगा पर्पस तो होता है भीख नहीं मांगना है, बिजनेस करना है। आप मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, आप मेरे को ड्यूरेशन दो, मैं उतना पैसा आपको रीपे करेगा। ये बैंक बिना किसी डॉक्यूमेंट के, पेपर के, आईडी प्रूफ के उसको लोन देता है, वो भी जितना उसने मांगा है उतना। बट उस बंदे में इतनी कर्टसी है कि वो लोन रीपे करेगा और कभी पैसा डुबाएगा नहीं, गारंटी है। और अगर समझो ड्यू डेट चला गया ना, तो उसके उधर इतनी कर्टसी है कि जाके बैंक को इन्फॉर्म करेगा कि ड्यू डेट चला गया है, मेरे को भी पता है, आई एम नॉट एबल टू पे यू मनी, बट गिव मी सम एक्सटेंडेड टाइम, आई विल रीपे। जो भी उसका एडिशनल इंटरेस्ट लगता है आप मेरे से ले लेना। और ये लोग ऐसे भी लोन देते ना, स्टिल दे हैव अ रेट ऑफ रिकवरी ऑफ 93%। अपने यहाँ पे इतना डॉक्यूमेंट, इतना प्रोसीजर, इतना गारंटर, असेट मांगना, सब कुछ करते, स्टिल वी आर रिकवरिंग ओनली 65%। तो रेट ऑफ रिकवरी बहुत खराब है। और रेट ऑफ रिकवरी खराब होने का रीजन ये सब है कि एक्ट कभी अच्छे बने ही नहीं थे।
तो हम लोग है ना सब ये देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या था, इसमें प्रॉब्लम क्या था, इसमें प्रॉब्लम क्या था, और फिर फाइनली इसमें क्या चीज आई है। तो आज अगर तुम देखोगे ना आईबीसी है, बट अब धीरे धीरे तुम देखोगे ना आईबीसी, जो लोग एकदम डिटेल में रिसर्च करते हैं ना स्कॉलर्स, आईबीसी में भी प्रॉब्लम है। धीरे धीरे इसमें भी लूप होल मिल गए लोगों को जुगाड़ करने के। अब लोग इसका भी फायदा उठाना चालू कर दिया। अभी देखो रिसेंटली कितने सारे केस हुए, जैसे इसका एक केस हुआ गो फर्स्ट, पता है, एयरलाइंस, वो आईबीसी में गया। उसके बाद अभी इसका भी हुआ ना बीच में, पता है ये था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जेट एयरवेज तो है ही, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो उसका डायरेक्टर है ना, प्रोड्यूसर असित मोदी, उसके ऊपर आईबीसी हुआ था। और किसने किया था? वो तारक मेहता जो पुराना वाला था ना उसने, क्योंकि उसका 1 करोड़ अटका था, तो उसने भी आईबीसी प्रोसीड करके कंपनी के अगेंस्ट आईबीसी प्रोसीड करके पैसा निकाला था। बराबर। तो आजकल है ना आईबीसी लोग बहुत इजीली धड़ाधड़ यूज करते हैं, और उस पर्सन को केस जीता भी और उसको कुछ 1 करोड़ रुपया भी मिला आईबीसी में। बराबर। तो हम लोग ये ना पूरा हिस्ट्री देखेंगे। तो सबसे पहला टाइटल तो हिस्ट्री ऑफ आईबीसी। उसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, इन इंडिया इनिशियली India initially form act called SICA, Sikh Industrial Companies Act, called Sikh Industrial Companies Act 1985, Sikh Industrial Companies Act 1985, and any company who is Sikh as per this act, Sikh as per this act can approach under SICA, कैन अप्रोच अंडर सिका। अभी देखो इन लोग ने ना जब सिका बनाया ना, तो सिका में इन्होंने क्या बोला था, वी विल हेल्प ओनली दोज कंपनीज, जो कौन है, सिख कंपनी। अब सिख कंपनी में किसको बोलूंगा, तो सिख कंपनी की उन्होंने एक बताई क्या डेफिनेशन, कि अगर तुम्हारी कंपनी ये डेफिनेशन के क्राइटेरियाज फुलफिल करता है तो तुमको क्या मानेंगे हम, कि तुम कौन सी कंपनी हो, सिख कंपनी हो। इट मींस अगर मैं वो डेफिनेशन में नहीं आया बट मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब है, तो भी मैं सिक्का में नहीं जा सकता। और एक बार सिक्का में गया ना, तो ये लोग क्या करेंगे, मेरी कंपनी को एक ही तरीके से देखेंगे, सिख है सिंपल, अगर सिख प्रूफ हो गया, सिंपल एक ही तरीका, क्लोज। बस तुम सिख प्रूफ हो गए ना, तुम्हारा दुकान ही बंद करवा देंगे। देखो एक सिंपल सी चीज इसमें और इसमें, मतलब ये तीनों में और इसमें एक फर्क है। आईबीसी को इतना लाइमलाइट में क्यों लिया और इसको इतना मानते क्यों है लोग, उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है। मेरे को एक बात बताओ, अगर समझो कोई हॉस्पिटलाइज है और डॉक्टर ने बोला कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, तो तुम उसका क्रियाक्रम का तैयारी कर दोगे, रिवाइव करने का ट्राई करोगे ना। तो अगर समझो सेम तरीके से मैं बोलूं कि कंपनी सिक है, तो क्या सीधा बंद ही कर दो। देखो बंद नहीं करते ना, तो एक ऑप्शन होता था तुम रिवाइव करो। रिवाइव करने से फायदा ये होता है एम्प्लॉयमेंट बचेगा। बराबर। आज सोचो अगर मैं ऐसा मानता हूं कि इंडिया में एवरी ईयर 100 कंपनी सिक कंपनी डिक्लेयर हो रही है और हर एक कंपनी में 10 एम्प्लॉय भी मैं गिनता हूं, तो 1000 एम्प्लॉय तुम धड़ाधड़ बंद कर दोगे तो 1000 लोग अनएम्प्लॉयड
ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो अच्छा खासा है, तुम उसमें एडिशन कर रहे हो। प्लस देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी है सही, इंडस्ट्री बहुत ग्रोइंग है, शायद तुम्हारे बिजनेस पॉलिसी स्ट्रैटेजी नहीं चल रही है, तो शायद उसको ठीक करोगे तो वो भी चल जाएगा बराबर। अब भी देखो इसने किया था, सीसीडी का पता चला, सीसीडी तो देखो धीरे धीरे बंद हो गया, लेकिन उसका जो मतलब जो पर्सन था ना, उसके ऊपर कुछ अच्छा खासा करोर्स ऑफ रुपीस का लोन था आई थिंक। हाँ, उसके बाद उसने सुसाइड किया और वो मर गया। काफी साल हो गया, 5-6 साल, 4-5 साल हो गया आराम से। लेकिन वो है ना सीसीडी के ऊपर बहुत बड़ी लायबिलिटी छोड़ के गया। फिर उसकी बीवी उसकी पोजीशन पे बैठी और उस बंदे ने ना 5 साल में कंपनी की लायबिलिटी 90% कम कर दी बाय मेकिंग सम डिफरेंट प्लान्स एंड बिजनेस पॉलिसीज। और उसने ऐसा बोला है, मैं सीसीडी को रिवाइव करेगी और फिर से लेके आएगी मार्केट में। मतलब ऐसा नहीं था कि बिजनेस खराब था, शायद उसको नहीं आया करने, और अगर वो सही तरीके से करता तो ऐसा सिचुएशन नहीं आता। बट ठीक है, देखो आज रिवाइव तो हुआ ना। सोचो अगर सीसीडी के जमाने में ना सिक्का होता तो बंद ही करवा देता, जबकि उसको रिवाइव कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि लोग आईबीसी को एक रिस्की फैक्टर भी क्यों मानते हैं, उसका रीजन देखो। समझो मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी ने ना 5 करोड़ का लोन लिया और पूरा 5 करोड़ डुबा दिया, और मेरी कंपनी के ऊपर किसी ने आईबीसी चालू किया कि इसको बंद करवाओ या आईबीसी करो। मेरी कंपनी में ना प्रोफेशनल अपॉइंट हुआ, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। उसने ऐसा बोला कि कंपनी है ना बहुत सही है, तो ओनली प्रॉब्लम इज फाइनेंस और थोड़ा स्ट्रेटेजी। ये ठीक किया ना तो सही हो जाएगा। समझो तुम दोनों ने मिलकर ना, तुम दोनों बैंक हो, तुमने 2.5 करोड़ मेरी कंपनी को दिए, तुम्हारा 5 करोड़ में ऑलरेडी डुबा चुका हूं। अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है ना, तुम दोनों बैंक के साथ मीटिंग करता है और तुमको क्या बोलता है, 1.5 करोड़ और दो, ये कंपनी को बचा लेंगे, और ये 1.5 करोड़ मतलब टोटल 8 करोड़ का लोन हुआ, ये रीपे होगा पूरा विद इंटरेस्ट। तुम दोगे? क्यों? बट अब गारंटी वो दे रहा है कि वो मिलेगा, क्योंकि देखो ऑब्वियसली एक रिस्क है। तुम्हारा कोई फ्रेंड तुमसे 500 रुपया लेके गया, एक बार डुबा चुका है, वो बोलेगा अभी 500 रुपया और दे, फिर पक्का एक साथ 1000 देगा। तो अपने माथे पे भी नहीं लिखा है ना भाई कि मैं पागल थोड़ी ना इतना मैं ऐसा ही दे दूं। सेम चीज इधर, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल तो क्या बोलेगा, भाई दे दो, कंपनी रिवाइव हो जाएगी। अब भाई पैसा थोड़ी तेरे को देना है, पैसा तो बैंक का जाएगा ना, और बैंक को बाद में समझो पैसा दिया, वो भी डाला, वो भी डूब गया, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलेगा पता नहीं अभी मार्केट सिनेरियो चेंज हो गया, मैं क्या करूं। डॉक्यूमेंटेशन कितना भी हो, लेकिन उसमें ये कभी नहीं लिखेंगे ना कि गारंटी पैसा रिटर्न देंगे, उसका तो गारंटी कोई नहीं देगा। अब ये तो सब कुछ बिजनेस पे डिपेंड करता है। अभी समझो जैसे 2019 में पैसा दिया रिवाइव के नाम पे, 2020 लॉकडाउन लग गया तो वापस लग गई, वो तो अनसर्टन है। अब वो रिवाइव होने में 2 साल और लग गए, तब तक तो ये 3 करोड़ भी उड़ गया, क्या गारंटी अभी कुछ भी पैसा आएगा कि नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम्स भी है, बट ठीक है, सिक्का से तो बेटर ही है ये। ठीक है, आगे लिखो। इफ कंपनी इज नॉट सिक then they cannot take any advantage, then they cannot take any advantage. ओके, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट टाइटल दो, डीआरए, डेट रिकवरी एक्ट। डेट रिकवरी एक्ट 1993। अभी देखो यहां पे ना, ये चीज तो प्रॉब्लमेटिक थी, ये समझ गया,
फिर हम लोग ने दूसरा एक्ट निकाला, ये कौन से ईयर में आया था? 1985। ये हम लोग ने निकाला 1993। इधर गवर्नमेंट ने एक चीज निकाल डिसाइड किया था कि डीआरए में पहली बार हम स्पेशलाइज कोर्ट बनाएंगे, जिसको नाम देंगे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एंड डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये स्पेशल कोर्ट बनाएंगे जो इधर भी नहीं थे। यहाँ पे स्पेशल कोर्ट में सिर्फ लोन रिकवरी के केसेस चलेंगे, और इनको डायरेक्शन दिया था तुम दोनों को सब कुछ मिला के विद इन 1 ईयर केस सॉल्व करना है। पहले तुम्हारे पास अगर लोन रिकवरी का कोई भी केस आता है, तुमको पूरा केस कितने टाइम में खत्म करना पड़ेगा? विद इन 1 ईयर एंड होना ही चाहिए। तो ऐसा लगा ना, तो ऐसा लगा कि चलो कुछ तो अच्छा बना, अब 1 साल में तो रिकवरी हो जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम इन्होंने क्या किया, ये और ये इसको तो खाली 5 ही बनाए थे। मतलब पूरे इंडिया में खाली डीआरएटी कितने? 5, और ये भी कुछ 30 अराउंड ही थे। और तुम नंबर ऑफ लोन केसेस देखते थे 1993 के आसपास, ऑन एन एवरेज 5 करोड़ के आसपास थे। 5 करोड़ लोन के केस सॉल्व करने के लिए 35 से 38 कोर्ट है। तो सोचो कब होएगा। तो धीरे धीरे क्या चालू हो गया, फिर से 1 साल बोला था, 1 का 2 हुआ, 2 का 3 हुआ, एक टाइम ऐसा था कि 5-5 साल लगने लगे। तो गवर्नमेंट ने पूछा डीआरटी को इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो हमारे नंबर्स देखो कितने कम है हम लोग, और नंबर ऑफ केसेस देखो। हम साला 16 घंटा भी काम करेंगे ना तो भी नहीं आएगा, मतलब इतने केस सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो इनको क्या लगा कि चलो बात तो सही है, तो इन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि नंबर ऑफ कोर्ट बढ़ा देते हैं। बट नंबर ऑफ कोर्ट बढ़ाने से भी प्रॉब्लम क्या होगा, उतना फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट पे आएगा। जज अपॉइंट करो, अदर स्टाफ अपॉइंट करो, ये सब उनको फाइनेंशियल बर्डन भी लेना पड़ेगा। तो उनको लगा कि नहीं, ये जरूरत नहीं है। और अल्टीमेटली 5 साल लग रहा है, फायदा तो वैसे भी कुछ नहीं होएगा। और चलो कोर्ट खोल खोल के भी कितने खोल देंगे, 200-300 तो नहीं खोल पाएंगे ना, तो इतना तो नंबर्स पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने सोचा छोड़ो जाने दो, कुछ और ट्राई करते हैं। फिर आया 2002 में सरफेजी, बराबर, तो इसको छोड़ दिया। अब इसके जो कोर्ट है ना, वो आज भी है, और वो आज कोर्ट इधर काम कर रहे हैं। कोर्ट बंद नहीं हुए, कोर्ट को काम है, बट वो एक्ट अभी स्क्रैप हो गया है, अभी वो एक्ट गया। बट डीआरए ऐसा माना जाता था कि बहुत अच्छा था, इसको सही तरीके से शायद इंप्लीमेंट कर देते ना तो उसका रिजल्ट आ सकता था। बट नंबर ऑफ कोर्ट की वजह से वो पूरा खराब हो गया। और उसमें भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों ने क्या फेस किया, मेरे को एक बात बताओ। देखो, जैसे अगर आज तुम मेरे को 5 करोड़ का लोन देते हो, दिस इज 2023, मैंने 24 में डिफॉल्ट मारा, फिर तुमने मेरे पे 25 में केस किया, तुमको 2030 में 5 करोड़ मिला विद इंटरेस्ट। जो पैसा 2023-24 में आना चाहिए था वो तुमको 30 में मिला, तब 5 करोड़ की वैल्यू कम हो गई कि बढ़ गई? कम हो गया। तो सोचो तब 5 करोड़ का वैल्यू में भी 4 करोड़ होगा, 2.5-3 करोड़ होगा मे भी। तो जो टाइम पे जो पैसा नहीं मिल रहा है उसका फायदा क्या, बराबर, और वैल्यू तो नीचे जाएगा। तो 5 करोड़ का भी वैल्यू खत्म हो गया फिर तो ये भी सब लोगों ने प्रॉब्लम देखा, इसके लिए फिर डीआरटी बंद कर दिया। ठीक है, सो उसमें लिखो, अंडर दिस एक्ट स्पेशलाइज्ड कोर्ट were established specialized court were established that is DRT and DRAT. आगे लिखो, as per act as per act they have to decide all the matters, they have to decide all the matters within 1 year. But it was difficult to achieve
but it was difficult to achieve. Specified time limit. Specified time limit. And DRT and DRAT. DRT and DRAT experience high time, that is up to 5 years. That is up to 5 years. नेक्स्ट लिखो सरफेजी एक्ट 2002। अभी देखो, ये जब एक्ट आया तो इसको ऐसा मानते थे कि ये बहुत गेम चेंजर एक्ट बनेगा, क्योंकि उधर एक है ना भारी रूल बनाया था। जिस दिन डिफॉल्ट हुआ ना, समझो मैंने डिफॉल्ट किया 31 जैन, ये मेरा ड्यू डेट था, मैंने पैसा नहीं दिया, बैंक है ना मेरे को नोटिस भेजेगा। समझो नोटिस आया मेरे को 5 फेब कि तुमने क्या रहा है, डिफॉल्ट। यहां से लेके ना मेरे को 60 डेज देंगे फॉर व्हाट, टू रीपे द लोन मनी। 60 डेज है, 60 डेज में पैसा दे दो, नहीं तो 61st डे पे बैंक, पुलिस, मैजिस्ट्रेट वो लोग आएंगे, प्रॉपर्टी सीज करके चले जाएंगे। तो 61st डे से प्रॉपर्टी हाथ से गया, और एक बार प्रॉपर्टी हाथ से गया ना, फिर ये लोग तुम्हारा प्रॉपर्टी करेंगे ऑक्शन, और ऑक्शन करके बेच देंगे। और ऑक्शन का सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट उन्होंने रखा था, नो नीड ऑफ कोर्ट परमिशन। कोर्ट परमिशन का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही ऑक्शन कर डालेंगे। अब देखो, इतना अच्छा एक्ट जब बनाया ना, तो लोगों को लगा चलो ये कुछ तो फायदा देगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या निकला बाद में, ये एक्ट जब बनाया था ना, तब लोगों को रियलाइज नहीं हुआ, लेटर ऑन दे रियलाइज। एक्ट के अंदर है ना सबसे बड़ा ब्लंडर ये था, इसके अंदर ये रिकवरी का पावर है ना सिर्फ एक ही जन को दिया है, और वो है बैंक। व्हाट अबाउट एनबीएफसी, अदर क्रेडिटर्स, उनके पैसे का क्या, उनको तो कवर ही नहीं किया। तो ये बैंक ही खाली कवर है इधर, और बैंक को है ना, नो डाउट बैंक को पावरफुल बना दिया है ये एक्ट ने, बट बाकी के क्रेडिटर्स जिन्होंने पैसा दिया है, बाकी के एनबीएफसीज है, वो लोग को इस एक्ट के बाहर रखा। फिर धीरे धीरे उन्होंने उस एक्ट के अंदर एनबीएफसी को भी कवर किया। तो अभी 2 लोग आए, बैंक और एनबीएफसी। तो बाकी के क्रेडिटर्स भी क्या बोलते हैं, हमको भी ले लो। तो एक काम करो, क्रेडिटर्स का डेफिनेशन डालो कि अदर देन बैंक, और पर्सन वाला डेफिनेशन है ना इनकम टैक्स का, वही डाल दो, सब आ जाएंगे, इंडिविजुअल भी आ जाएगा। सरफेजी एक्ट ने वो रिजेक्ट मारा कि वो नहीं करेंगे हम लोग। अब वो नहीं करेंगे तो लफड़ा क्या हो गया, ये एक्ट का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खत्म हो गया। बिकॉज जो अदर क्रेडिटर्स है वो तो आज भी डीआरए और नॉर्मल सिविल कोर्ट में केस फाइल कर रहा है, वो सरफेजी का बेनिफिट ही नहीं ले रहा है। क्योंकि अगर मैंने समझो इसको लोन दिया है, मेरे को पैसा चाहिए, मैं सरफेजी तो यूज ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज आई एम जस्ट अ पर्सन हु इज अ क्रेडिटर। तो इसके ऊपर केस करना है तो या तो डीआरटी लो, या तो सिविल कोर्ट में जाओ बस। और सिविल कोर्ट में गया तो बहुत लंबा मैटर खींच गया। तो इसकी वजह से ना क्रेडिटर्स को प्रॉब्लम होना चालू हो गया, और गवर्नमेंट एक रियलाइज कर रहा था बाद में कि इंडिया में है ना बैंक से ज्यादा अदर क्रेडिटर्स भी होते हैं काफी सारे बिजनेस में। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया छोड़ो, ये भी छोड़ो, हम लोग ये निकालते हैं। और फिर फाइनली उन्होंने आईबीसी का ड्राफ्ट बनाया। तो इतना खेला है, उसके बाद जाके ये आया। ठीक है, तो इसमें लिखो अंडर दिस एक्ट Sarfazi provided benefit to
SARFAESI provided benefit to banks and financial institutions only. Bank and financial institutions only. And other creditors are excluded. And other creditors are excluded from the coverage of this act. आगे लिखो. Other creditors faced multiple issues for recovery of their money. And therefore SARFAESI was criticized by many experts. SARFAESI was criticized by many experts. और लास्ट लिखो IBC 2016. उसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, IBC covered all the types of creditors, whether it's a financial or operational. Financial or operational. आगे लिखो. This act provides maximum time limit of 330 days, including appeal. ठीक है, तो ये बेसिक हिस्ट्री है. चलो नेक्स्ट. बाकी सब अभी भी है. बैंक आज भी ये यूज करता है अगर करना चाहे तो. ओके, नेक्स्ट टाइटल दो. डिफरेंस बिटवीन बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी. अच्छा, बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी में फर्क क्या होता है? बैंक्रप्सी कंगाल हो गए. बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी में फर्क क्या है? अगर मैं बोलता हूं मैं इंसॉल्वेंट हूं और अगर मैं ऐसा बोलता हूं मैं बैंक्रप्ट हूं. इंसॉल्वेंसी मतलब अनेबल टू पे डेट. ओके, तो बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी में कुछ भी नहीं होएगा और बैंक्रप्सी में थोड़ा बहुत असेट होता है सो दैट ही कैन पे. तो फिर बैंक्रप्सी क्या है? हाँ नहीं, बैंक्रप्सी क्या है फिर? जैसे एक टर्म होता है ना, वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन, वैसे ही ये है. आता है फिर इंसॉल्वेंसी आता है. उल्टा देखो, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का फर्क क्या होता है? व्हेन आई एम सेइंग दैट कि आई डोंट हैव मनी टू रीपे यू, मेरे पास पैसा ही नहीं है,
तो तुम मान लोगे? मतलब मैं खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया कि मैं इंसॉल्वेंट है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। तुम बोलोगे फेंको मत, आपको पैसा नहीं देना है ना, इसके लिए सब नखरे कर रहे हो। बोला तो ऐसा क्या करूं कि तुम मान लो? तुम बोलोगे प्रूफ करके दिखाओ। बोला ठीक है। मैंने गया कोर्ट में, और कोर्ट में मैंने एप्लीकेशन डाला, डिक्लेयर मी एज बैंकरप्ट, कि मेरे को भिखारी डिक्लेयर करो कि भाई इसके पास कुछ भी नहीं है। कोर्ट ने वेरिफिकेशन किया, वेरिफिकेशन करने के बाद कोर्ट को भी लगा यस एक्चुअल में इसके पास पैसा नहीं है, तो कोर्ट ने मेरे को सर्टिफिकेट दिया कि दिस पर्सन इज ऑफिशियली भिखारी। तो जो ऑफिशियली सर्टिफिकेट मिला ना, वो मेरी बैंकरप्सी से क्लियर कर रहा है। देखो, इंसॉल्वेंसी पे एक बार इंसान पैसा मांग भी लेगा, बट इफ आई एम होल्डिंग अ बैंकरप्सी सर्टिफिकेट ना, तो मेरे से 1 रुपया ऑफिशियली नहीं मांग सकते अभी, क्योंकि मैं ऑफिशियली भिखारी डिक्लेयर हुआ है। पहले मैंने इंसॉल्वेंसी में खुद को डिक्लेयर किया था, बट खुद को डिक्लेयर करना और कोर्ट डिक्लेयर करेगा, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, तो उसमें पॉइंट्स लिखो, डिस्टिंग्विश फॉर्म में लिख लो, एक साइड लिखो इंसॉल्वेंसी, एक साइड लिखो बैंकरप्सी। उसमें लिखो when a person is unable to pay, when a person is unable to pay its debt, then he is assumed as or treated as, then he is assumed as or treated as इंसॉल्वेंट। सामने लिखो when court officially declare, when court officially declare which states that a person is unable to pay, a person is unable to pay its liability, then it is known as bankruptcy। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइटल दो, न्यू टाइटल, इरादी कमिटी, ERADI, इरादी कमिटी, ब्रैकेट में लिखना 99, इरादी कमिटी 1999। अब देखो, हम लोग ने देखा ना कि ये जो परसेंटेज है ये इंडिया में खराब है, लेकिन इंडिया से भी बहुत लोग के खराब है। जैसे देयर इज अ वन कंट्री सोमालिया, उस कंट्री में ना रेट ऑफ रिकवरी इज लेस देन 30-40%। वहां पे ना बैंक का रूल है कि वो लोग लोन खाली बिजनेस क्लास, रिच क्लास, टॉप लेवल ऑफ द सोसाइटी को देते हैं, बाकी वो लोग किसी को लोन ही नहीं देते, क्योंकि उन्होंने ऐसे एक्सपीरियंस किया है ना कि उनको लोन देने में भी इंटरेस्ट ही नहीं है मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों को। जैसे एक बार ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था वहां पे कि एक पर्सन लोन लेके बैठा, इंडिविजुअल, जो कोई नॉर्मल मिडिल क्लास पब्लिक है, तो इस बैंक ने बहुत सारी नोटिस भेजी रिकवरी के लिए, उसको पैसा नहीं दिया, बराबर, मतलब सामने वाले ने रिप्लाई नहीं किया। बैंक को लगता है ये ऐसा नहीं मानेगा, घर पे जाते, तो 2-3 लोग को घर पे भेजा। जब घर पे भेजा ना, जो बंदा डिफॉल्टर करके बैठा ना, उसने सबको मारा जो रिकवरी के लिए आए थे, प्लस एक जन का तो सिर काट दिया, और रोड का मतलब जो प्रेमाइसिस होता है ना, उसके बाहर गेट पे लटका दिया विथ नोटिस, कोई लोन रिकवरी के लिए आएगा ये होएगा। तो उधर है ना, बैंक वो क्लास को लोन ही नहीं देता है कभी, क्योंकि उन्होंने देखा है कि लोन दे भी देंगे ना, फिर शायद पैसा तो समझो आएगा नहीं, और आया तो हम जाएंगे भी नहीं, क्योंकि गए तो रिटर्न नहीं आएंगे, तो इससे अच्छा जाने दो ही मत। तो वहां पे ना मिडिल क्लास लोअर क्लास को तो लोन ही नहीं मिलता है, वहां पे ऑल द टाइम
लोन रिकवरी एजेंट्स की पोस्ट खाली मिलेगी तुमको ऑल द टाइम। वहां पे लोन रिकवरी के एजेंट्स की जॉब बहुत निकलती है कि हमको वसूली करवाने वाला कोई चाहिए। तुम अप्लाई करोगे ना, खड़े खड़े जॉब दे देंगे, लेकिन रिस्क सोचो कितना है। क्योंकि वो है ना, उस कंट्री में ना क्राइम रेशो इतना हाई है ना कि वहां पे तुमने 10,000 का लोन लिया है ना, वो भी रीपे नहीं किया ना, सामने वाला 10,000 के लिए मारने के लिए सोचेगा नहीं 4 बार, वैसे ही मार डालेगा। वहां पे कैसे है, जो पुलिस वाले पकड़ने जाएंगे ना उसको भी मार डालेंगे। वो लोग ऐसे लोग है ना, दे हैव अ क्रिमिनल माइंडसेट। वहां पे क्राइम रेशो बहुत हाई है। और वो कंट्री ऐसा है ना कि उनका कुछ साल पहले, अभी तो थोड़ा फिर भी ठीक है, 10 साल पहले तुम देखते थे ना, वापस सबसे हाईएस्ट बिजनेस क्या चलता था? किडनैपिंग। मतलब वो बिजनेस ही बना दिया था उन्होंने। और वो लोग इतने लेवल पे किडनैपिंग करते थे ना कि तुम किडनैप करके भी, अगर मैं इसको किडनैप करूं ना, मैं 10-15 लाख 20 लाख तो मांगू। उधर इंडियन करेंसी में तुम देखोगे ना, 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, इतने के लिए किडनैप करते थे उधर, क्योंकि उधर गरीबी बहुत है। तो उनके लिए 10,000 भी बहुत सही हो गया। और वो लोग उतने के लिए किडनैप करेंगे। और अगर नहीं मिला ना, एक लेवल तो ऐसा आ गया था कि वहां के लोग भी सीरियसली नहीं लेते कि 5,000 मांगा ना, नहीं चाहिए, रख लो। 2-3 दिन बाद है ना, उसको ऐसा लगेगा गलत इंसान को उठा लिया, अब मार के मतलब भी नहीं है, कुछ आने वाला तो वैसे भी नहीं है, तो बोलेंगे जा छोड़ दिया, वो छोड़ देते। 3 दिन बाद ऑटोमेटिकली वो घर पे आ जाता। वहां पे जितना भी पॉपुलेशन है ना, 42-43% पॉपुलेशन ऐसा है जो अपनी लाइफ में एक बार किडनैप हुआ ही है। एंड इट इज वेरी कॉमन। अगर समझो मैं आज नहीं आया, तो तुम भी क्या सोचोगे? किडनैप हुआ होगा, आ जाएगा। 4 दिन के बाद मैं आऊंगा तो मैं भी कैजुअली बताऊंगा, अरे कुछ नहीं, किडनैप हुआ था, छोड़ दिया, बाद में घर वालों ने पैसा नहीं दिया। तो तुम भी बोलोगे हाँ ठीक है, इट्स ओके, होता है। अपने यहाँ पे किडनैपिंग मतलब अपने यहाँ पे तो कितना हाइप हो जाता है यार, क्या हो गया। लेकिन उधर बहुत कॉमन चीज है। वहां पे चोरी करना, किडनैपिंग, मर्डर, ये सब तो ऐसे ही कर रहे थे लोग, उन लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि वो कंट्री वैसा हो गया है। वहां पे जो उनका सी एरिया है, उधर कोई भी दूसरे की शिप गई ना, तो सोमालिया की पुलिस एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक छोड़ने आती है सी एरिया में। मतलब बीच में वो कंट्री का शिप चलेगा, आजू बाजू सोमालिया की पुलिस साथ में चलेगी तुम्हारे। ये मूवी है ना पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, ये पूरा उसके ऊपर है, सोमालिया पे। हाँ। तो वो लोग अटैक भी करेंगे ना, सोचो वो लोग कैसे अटैकर से, पता है? अब कोई कंट्री का शिप जा रहा है, तो थोड़े बहुत समझो मिलिट्री शिप भी जा रहा है ना, तो उनके पास तो वेपन्स वेपन्स क्या लेवल के होंगे। ये लोग चाकू तलवार लेके अटैक करते सिर्फ, और फिर भी अटैक कर लेते हैं। इतना स्किल है इन लोग के पास, उनको कोई वेपन्स की जरूरत नहीं है, बराबर। और इन्होंने बीच में एक इंडियन शिप को भी अटैक करके पकड़ा था ना। फिर उसके बाद तो कुछ पैसा वैसा मांगा, फिर इंडिया ने सोमालिया गवर्नमेंट के साथ बात किया, 3-4 दिन कुछ बात चला, बाद में छोड़ दिया, पैसा नहीं दिया। तो ये सब होता है उधर। तो उधर तो जाना मतलब वो एरिया में भी ट्रैवल करना मतलब तुमको वहां की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर पुलिस आएगी तुम्हारे साथ वो पर्टिकुलर पॉइंट तक, उसके बाद तुमको जाने देंगे। सोचो उधर अगर लोन दिया तो बैंक तो खत्म ही हो जाएगा। लोन दे तो रहा है, पैसा रिटर्न एक भी नहीं आएगा। हाँ, तो ये सब प्रॉब्लम्स है उधर। अभी देखो इंडिया में है ना, 1998 से वी स्टार्टेड एक्सपीरियंस कि इंडिया में ना बैड डेट्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बराबर। तो इंडिया में ना काफी सारी कमिटी ने काफी सारे सजेशंस देने स्टार्ट कर दिए। जैसे ये फर्स्ट कमिटी बनाया था टू गिव सजेशन हाउ टू ओवरकम विद रिकवरी, मतलब रिकवरी कितने अच्छे से कैसे बना सकते हैं, तो उसमें कुछ सजेशंस है। तो पहला सजेशन लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस कमिटी recovery procedure should be recovery procedure should be fast and rapid, fast and rapid, so that
bank can recover money easily. Second, committee suggested that only three authorities can entertain matters and other authorities should be excluded. अच्छा, इसके हिसाब से ना 3 लोगों को ही पावर होना चाहिए बैंक्रप्सी, रिकवरी, वाइंडिंग अप, ये सब केसेस को हैंडल करने का। उस टाइम पे कैसा होता था, सिविल कोर्ट में ना दुनिया भर के लोग अपॉइंट होते थे, तो 6-7 लोग अपॉइंट होते थे। हर एक स्टेज पे वो प्रोसीजर फॉलो करेगा, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना प्रोसीजर लंबा चलेगा। तो उन्होंने बोला खाली 3 लोग को इन्वॉल्व करना चाहिए और किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और उसके हिसाब से 3 लोग कौन थे? पहला लिखो हाई कोर्ट, सेकंड CLB, CLB। अभी जैसे NCLT है ना, हाँ, कंपनीज एक्ट 1956 में होता था CLB, दैट इज कंपनी लॉ बोर्ड। और तीसरा BIFR, दैट इज बोर्ड फॉर इंटरनल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, बोर्ड फॉर इंटरनल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। क्योंकि इस कमेटी को ऐसा लगता था बाकी सब इतने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, ये 3 सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, तो पावर भी खाली ये 3 लोग के हाथ में ही होना चाहिए और फालतू लोग को बीच में लाना ही नहीं चाहिए, जिसकी वजह से प्रोसेस स्लो होगा। और तीसरा लिखो कमिटी ऑब्जर्व दैट average time limit of winding up was around 25 years. इनिशियली क्या एक्सपीरियंस किया था कि ऑन एन एवरेज कितना साल लगता था उस टाइम में? 25 साल लगता था एक कंपनी को वाइंड अप करने के लिए। मतलब जितना साल शायद मेरा कंपनी नहीं चला उतना साल मेरा वाइंडिंग अप में, क्योंकि वो प्रोसेस ही इतने लेंदी रखते थे। चलो नेक्स्ट लिखो सेकंड लिखो मित्रा कमेटी 2001। अब देखो मित्रा कमेटी ने जो सजेशन दिया था ना, वो सजेशन एक्चुअली बहुत अच्छा था और वो सजेशन बहुत पहले ही मान लेना चाहिए था हमको, बट हम लोग ने वो सजेशन माना ही नहीं। और अल्टीमेटली जब माना ना तो बहुत टाइम लग गया। जैसे देखो इसके ना कमेटी ने 2 सजेशंस दिया थे मित्रा ने। पहला सजेशन था फॉर्मेशन ऑफ NCLT और दूसरा 1 डेडिकेटेड बेंच in High Court who manage insolvency and winding up case। ठीक है, इसने क्या बोला? 2 चीज होनी चाहिए। क्या? NCLT फॉर्म होना चाहिए जो डेडिकेटेड कंपनी लॉ रिलेटेड केसेस हैंडल करेगा, और दूसरा एक डेडिकेटेड हाईकोर्ट में एक बेंच होना चाहिए जो खाली इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप के केसेस हैंडल करेगा। ये 2 चीजें होनी चाहिए सो दैट ये डेडिकेटेड बेंच होएगा, ये डेडिकेटेड कोर्ट होएगा, तो प्रोसेस अल्टीमेटली फास्ट हो जाएगा। अभी कैसा हाईकोर्ट दुनिया भर के केस ले रहा है। पहले तो ऐसा होता था मेरा डिवोर्स केस चल रहा है, उसके बाद मेरा
वाइंडिंग अप का केस चल रहा है, उसके बाद किसी का प्रॉपर्टी का झगड़ा आया, फिर वापस वाइंडिंग, मतलब दुनिया भर के केस एक ही जगह पे सॉल्व हो रहे हैं। तो डेडिकेटेड कुछ था ही नहीं। अब इन लोग ने ये भी डिमांड किया था। अल्टीमेटली ये हमने 2013 में माना, है ना। और कमिटी का ईयर देखो कितना साल लगा। ओरिजिनली पता है कंपनीज एक्ट 2013 था ना। हाँ, हाँ। और ओरिजिनली है ना ये 2006 में आने वाला था। कंपनीज एक्ट 2013 6 में आने वाला था। कुछ चेंजेस वेंजेस करने में लोकसभा राज्यसभा में अप्रूवल्स नहीं आए, तो अप्रूवल के चक्कर में अटक गया और ऐसा अटका ना, छोड़ दिया कि जाने दो, लाना ही नहीं है। और छोड़ दिया तो कितने साल छोड़ दिया, 8 साल, ऑलमोस्ट 7 8 8 साल। फिर फाइनली हम लोग लेके आए। अगर सब कुछ सही चलता ना तो ये 2006 में आ जाता था। तो बहुत डिले किया था एक्चुअली, बट ठीक है आया अल्टीमेटली, वो बात अलग है। ये लिख लो दो चीज। नेक्स्ट लिखो, थर्ड कमिटी, जे जे ईरानी कमेटी।
2005। अभी उसमें देखो, फर्स्ट दे सजेस्टेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ special tribunals to handle insolvency related matters. Second, they suggested to handle case in fast track manner. Next, they also suggested to handle matters in transparent and fair manner. ठीक है, बस इतने पॉइंट्स लिखो। चलो नेक्स्ट टाइटल, द न्यू टाइटल, बैंक्रप्सी लॉ इन यूके। उसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, UK introduced their act in the year 1986. And entire process is divided into three parts. और ऐसा लिखो, 3 पार्ट्स ना, ऐसा था। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। उसमें ग्रुप 1 में लिखो डील्स विथ कंपनी इंसॉल्वेंसी, ग्रुप 2 में लिखो डील्स विथ इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी, और थर्ड ऑल अदर रिमेनिंग मैटर्स। मतलब देखो इनका कितना सिंपल फंडा है, कंपनी हो ग्रुप 1 के हिसाब से प्रोसेस में जाओ, इंडिविजुअल हो ग्रुप 2 के हिसाब से जाओ, और जो बच्चे कुछ मैटर्स है वो सब ग्रुप 3 के हिसाब से चलेंगे, बराबर। तो इन्होंने पता है क्या किया अपने यहाँ पे, उन्होंने अपने यहाँ पे हर एक जगह पे कोड भी अलग है। कंपनी के लिए ग्रुप 1 में कोड अलग, इंडिविजुअल के लिए ग्रुप 2 में कोड अलग, और अदर मैटर्स के लिए तीसरे अलग टाइप के कोड्स है, बराबर। बस काइंड ऑफ इसका हमने कॉपी मारा है आईबीसी में, और हमने भी फिर 2 टाइप के कोड बनाए। अदरवाइज पहले हम लोग एक ही कोड एस्टैब्लिश करने वाले थे, लेकिन इसका कॉपी मारा हमने फिर। नेक्स्ट लिखो न्यू टाइटल, यूएस बैंक्रप्सी लॉ, यूएस। उसमें लिखो इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1898। जिस टाइम पे हमको इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी का डिफरेंस नहीं पता था ना, ये लोग एक्ट बना रहे थे, बराबर। मतलब ये लोग सोचो कितने एडवांस थे अपने से। आगे लिखो सेकंड पॉइंट, देयर एक्ट इज डिवाइडेड इनटू मेनली 6 पार्ट्स। देयर एक्ट इज डिवाइडेड इनटू मेनली 6 पार्ट्स।
अभी उसके अंदर 6 पार्ट क्या है वो लिखना है। पहला पॉइंट लिखो चैप्टर 7, उसका नाम ही है चैप्टर 7। उसमें लिखो डील्स विथ लिक्विडेशन केसेस। चैप्टर 9 deals with recovery of municipality deals with recovery of municipality होती है ना, MUN, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रे। हाँ कैसे हो बताता हूं मैं, पहले लिख लो चैप्टर 11 रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी। चैप्टर 12 recovery of loan from fishermen। ट्वेल्व है फिशरमैन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 13 deals with recovery of a person, deals with recovery of a person who have some regular income। और चैप्टर 15 recovery involves more than one country। देखो अलग अलग चैप्टर है और ये चैप्टर के हिसाब से ना अलग अलग तरीके से डील होएगा। जैसे देखो पहला जो चैप्टर है वो कौन से केस हैंडल करेगा, मतलब चैप्टर 7 वो लिक्विडेशन रिलेटेड केसेस हैंडल करेगा। म्यूनिसिपैलिटीज चैप्टर 9, म्यूनिसिपैलिटी का मतलब प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा, वाटर चार्जेस नहीं भरा, तो वो लोग क्या करेंगे, ये लोग का सिंपल फंडा, वाटर चार्जेस प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट, वाटर कनेक्शन कट, घर खाली करवा दो। क्योंकि इन लोग की रिकवरी के तरीके अलग हो जाते हैं क्योंकि ये कोई लोन नहीं है, ठीक है। तीसरा कौन है, जिसका बिजनेस है। अभी देखो बिजनेस में चैप्टर 11 में वो लोग होते हैं कि जिसका बिजनेस ऑन गोइंग है, मतलब बिजनेस अभी भी चल रहा है बट दे आर नॉट एबल टू पे लोन, तो इनको ऐसा बोलेंगे कि तुम्हारे बिजनेस स्ट्रैटेजी है ना हम बनाएंगे, तुम्हारा बिजनेस कंट्रोल हम करेंगे एंड वी विल मेक प्लान्स की हाउ टू रीपे लोन। देन आता है चैप्टर 12, ये फिशरमैन के लिए अलग से लॉ है, फिशरमैन के लिए स्पेशलाइज ट्रीटमेंट होती है इधर। देन आता है चैप्टर 13 जिसमें खाली कौन आता है, जैसे होते हैं ना कुछ लोग कि लोन बहुत ज्यादा है बट एक मंथली इनकम फिक्स है बट दे डोंट नो हाउ टू मैनेज, किसको प्रायोरिटाइज करके पे करूं, तो ये लोग हेल्प करते हैं उनको। और तीसरा जो होता है वो लास्ट जो होता है वो चैप्टर 15, ये मोर देन वन कंट्री जहां इन्वॉल्व हो गई तो वहां पे ये लोग डील करते हैं, क्योंकि यहां पे ना ये मैटर अभी इंटरनेशनल हो गया क्योंकि एक से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व है। ऐसे तरीके से सब अलग 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 करके ये लोग पूरा एक्ट मैनेज करते हैं, समझा। ये चैप्टर्स याद रखना, ये पूछते हैं, यूके और यूएस का बहुत बार पूछा है और कमिटीज भी 1-2 बार पूछा है। चलो नेक्स्ट टाइटल, द न्यू टाइटल, रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अभी देखो इस एक्ट में मेनली कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे टॉप पे रहेगा हमेशा कौन, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बोर्ड। फिर एक होता है आईयू, दैट इज इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज।
फिर एक होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, और उसके अंडर आते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। बराबर। तो एक ये हो गया, एक आईबीबीआई होता है, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी हो गई, और एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो गया। इतने लोग मिलके पूरा ये चलाता है, और ये अदर देन कोर्ट है। इसके बाद कोर्ट भी आते हैं, कोर्ट को हम लोग गिनते नहीं है फिलहाल यहाँ पे। सबका है ना अपना अलग अलग रोल है। तुम्हारे पास मोबाइल है ना, मोबाइल में जाओ, गूगल पे जाओ, उसमें गूगल में सर्च मारो, एक मिनट रुको, आईसीएसआई प्रोफेशनल एजेंसी। हाँ, उसमें देखो फर्स्ट लिंक मिलेगा, ये पूरा उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। कुछ नहीं तो ना उसके इस पे भी आएगा, इमेजेस पे क्लिक करो, एकदम टॉप पे। हाँ, गूगल पे बाहर, उस पे इमेजेस पे क्लिक करो। ये देखो उसके अलग अलग सेमिनार्स होते रहते हैं ना, उसका मेन टाइटल पढ़ो, इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, आईसीएसआई। तुमको यहां रजिस्टर करना पड़ता है इफ यू वांट टू एक्ट एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो ये आईसीएसआई का ही एक यूनिट है अंदर। अब जैसे समझो तुम्हारा सीएस हो गया, कुछ साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की एग्जाम्स होती है, वो एग्जाम क्रैक करनी पड़ेगी, और एग्जाम वो क्रैक किया तो तुम एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल काम कर सकते हो। मतलब इसमें भी वापस एग्जाम देना पड़ेगा, इसमें भी कुछ 4-5, हाँ कुछ 4 पेपर या ऐसा कुछ तो होता है इसमें। हाँ, बट इसमें पता है अगर तुम काम करते हो ना, पैसा क्या तगड़ा मिलता है। अगर जैसे समझो ना, नहीं ये फैक्ट है, अभी जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जैसे देखो ईवाई हो गया, डेलॉयट हो गया, ठीक है, बिग फोर जितने भी है ना, ये बड़ी बड़ी जो इंसॉल्वेंसीज जाते हैं ना, इंसॉल्वेंसी में जैसे जेट एयरवेज गया, फिर समझो किंगफिशर गया, या फिर समझो अभी जैसे मैंने कौन सा कंपनी बोला था, गो फर्स्ट गया, ये लोग को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करते हैं। और अपॉइंट करने के बाद इनको खाली पता है क्या बोलते हैं, जितना भी ये इश्यू है ना, उसका 1% तुमको प्रोफेशनल फीस मिलेगा। अब 400 करोड़ का इंसॉल्वेंसी का मैटर है, इसका 1% 4 करोड़, इतना पैसा मिल रहा है पूरा इंसॉल्वेंसी हैंडल करने का। हाँ, लेकिन तुम वो सोचो, काम तो ठीक ही है, तुम्हारा काम क्या होगा पता है, मेन तो गो फर्स्ट इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, पैसा नहीं दिया, तुमको वो कंपनी को बचाना है। तो इन शॉर्ट तुमको उसका बिजनेस चलाना है। जो बंदा उस फील्ड का होके बिजनेस नहीं चला पाया, मैं एक आउटसाइडर होके जिसने कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं चलाया, मैं कोई भी फील्ड में घुस के बिजनेस चलाऊंगा अभी, और मेरे से होप से कि ये बंदा सरवाइव करके दिखाएगा और बचाएगा अपनी कंपनी को। तो सोचो चैलेंजिंग टास्क कितना होएगा, ठीक है। बट ये लोग को क्या है, लास्ट में ट्राई तो करते हैं रिवाइव करने का, नहीं तो वाइंडिंग अप इज द अल्टीमेट ऑप्शन, वो तो रहेगा ही है, बट फिर भी ये लोग पहले ट्राई करते हैं कि कंपनी को बचाते हैं। वो फिर भी अच्छा है, मतलब अभी जब से 2016 से लेके अब तक जितनी भी कंपनी आईबीसी में गई ना, जो वाइंडिंग अप होने वाली थी, ऑलमोस्ट 180 कंपनी को बचाया है 2016 से लेके अभी तक 7-8 साल में। 180 कंपनी मतलब गिन के मैं अगर एवरेज 20 एम्प्लॉय गिनता हूं
ऑलमोस्ट 3,500 लोगों का जॉब बचा है, तो क्या बुरा है? हम्म? हाँ मतलब है काम बहुत सही, बट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना इज नॉट दैट इजी। उसका भी एग्जाम एग्जाम वो सब क्रैक करना पड़ता है, बट पैसा बहुत मिलता है। और तुम साल में खाली एक प्रोजेक्ट हाथ में लो, तुमको और कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये लोग सोचो ना, जिसको भी अपॉइंट करते ना, उसका स्किल और नॉलेज देखना क्या होएगा। कोई भी हो सकता है, वो ऑटोमोबाइल हो सकता है, एयरलाइंस हो सकता है, केमिकल कंपनी हो सकता है, हर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। ये एजेंसी है, हाँ, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वो क्या बोलते हो, और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सब एक ही होता है, नाम अलग है खाली। अच्छा, राइट नाउ ये तीन है। बराबर, तो ये तीनों है। अभी तक तो अपने को फायदा है, और ये रहेंगे, ये तीन ही रहेंगे मोस्टली। शायद कल कुछ ऐड कर दे, बट फिलहाल तो नहीं हुआ है, तो तीन है। तो तीनों को एग्जाम्स देना पड़ेगा, और देन ओनली दे कैन एक्ट एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। बट ये फील्ड मैंने देखा है ना कि पैसा बहुत मिलता है, बट दिमाग का दही, नॉलेज बहुत तगड़ा होना है, काम बहुत मस्त है। बट इंडिया में पता है प्रॉब्लम क्या है? ये बनने के लिए ना वो पोजीशन भी लगेगी। आज तुम देखोगे ना, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी के लोग आईपी अपॉइंट करते ना, वो सीधा बिग फोर से उठाते हैं। वो कोई छोटी पार्टनरशिप फर्म के कोई पार्टनर को नहीं बोलेंगे तू चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, चला जा। वो लोग बिग फोर से ही लोगों को पकड़ते, तो बोलते ना वो पोजीशन तुम बिग फोर में हो तो तुमको उधर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। छोटी छोटी फर्म में ये सब नहीं आता है, फिर इसके लिए बिग फोर का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उधर प्लेटफॉर्म बड़ा मिलता है। बट इन लोग को पैसा, सैलरी छोड़ो यार, 1%, 40,000 करोड़ की कल कंपनी आ गई, तो लोग निगोशिएट करते बाद में प्रोफेशनल के साथ, आधा परसेंट लो बस हो गया, या 0.25 ले लो। क्योंकि 40,000 करोड़ का भी 0.25 मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है वो तो वो लोग निगोशिएट करते हैं, और बट पैसा बहुत तगड़ा मिलता है इधर। ये ड्रॉ कर लो।
चलो नेक्स्ट, अभी देखो, नेक्स्ट लिखो, टाइटल दो, जुडिशियल सिस्टम अंडर आईबीसी। देखो इसमें ना 4 लोगों के केस हो सकते हैं, या तो हो सकता है इंडिविजुअल का, या तो हो सकता है पार्टनरशिप का, या तो हो सकता है कंपनी, या तो हो सकता है एलएलपी। ये दोनों के लिए है ना डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये दोनों के लिए एनसीएलटी विल बी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। If you are not satisfied with the DRT, you can move to DRAT. You are not satisfied with the NCLT, you can move to NCLAT. दोनों में satisfied नहीं हो तो लास्ट में जाओ सुप्रीम कोर्ट। बराबर? तो तुमको देखना है तुम्हारा केस किधर आता है। इंडिविजुअल पार्टनरशिप में हो तो DRT तुम्हारा जुडिशियल सिस्टम बनता है, और कंपनी और एलएलपी हो तो एनसीएलटी, एनसीएलटी और सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा जुडिशियल सिस्टम बनता है। ठीक है, ये लिख लो। बहु से आगड़ अभी नहीं, अभी नहीं। तो देखो इसमें ना कितने कितने लोग इन्वॉल्व हुए। एक इन्वॉल्व हुआ आईबीबीआई, एक इन्वॉल्व हुआ आईयू, एक इन्वॉल्व हुआ आईपीए, उसके अंडर ही था आईपी। बराबर? फिर डीआरटी, डीआरएटी, फिर इन्वॉल्व हुआ एनसीएलटी, एनसीएलएटी, और लास्ट में आता है सुप्रीम कोर्ट। देखो ये तो समझा, ये समझा, ये समझा। इसका काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी बोलते हैं इसको। ये क्या करता है? कुछ तो रोल होएगा ना उसको भी रखने का। ये था एसबीसी में इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। अच्छा देखो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी काम क्या करता है। आज अपने इंडिया में ना एक कैसा होता है कि अगर मैं शादी कर रहा हूं तो मैं लड़की देखने जाएगा, लड़की मेरे को अच्छी लगे ना, फिर भी मैं उसकी इधर उधर से इंफॉर्मेशन निकालेगा, है ना। बैकग्राउंड चेकिंग जिसको हम बोलते हैं, किधर आती है, किधर जाती है, पास्ट में क्या कांड किए, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कितने घर में जेल जाके आए, ठीक है, सोसाइटी में वैल्यू कितनी है, प्रीवियसली एंगेजमेंट हुआ था, टूट गया था, ये वो सब 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 निकालते हैं। उसमें भी पता चला था एंगेजमेंट था और टूट गया तो क्यों टूटा, किसका गलती है, यह सब ढूंढते। और फिर फाइनली ऐसा लगा ना कि हाँ भाई सही है, तब आगे प्रोसीड होता है। सेम चीज इधर होता है। बैंक है ना क्या करता है, जब कोई एप्लीकेशन रिसीव करता है ना लोन की, तो बैंक क्या करता है अपने साइड से बैकग्राउंड चेकिंग करेगा, लेकिन वो साथ में क्या करेगा बताएं, आईयू करके एक इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज होते हैं। ये सब अलग अलग कंपनीज होती है, इनको ये ना डेटा फॉरवर्ड करते हैं और इनको क्या बोलते हैं कि इसका बैकग्राउंड चेकिंग करके दो हमको। तो कि बैंक ये सब में इन्वॉल्व होएगा ना, उसका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होएगा। तो आईयू को क्या बोला जाता है, तुम बैकग्राउंड चेकिंग करके दो, पास्ट डिफॉल्ट कितने हैं, किसने बैन किया है, कौन से केसेस चल रहे हैं। तो पूरा आईयू है ना उसका रिपोर्ट बना के देगा, और रिपोर्ट है ना बैंक को देगा, और रिपोर्ट में ये लिख दिया ना कि बंदा डिफॉल्टर है, तो बैंक लोन ही नहीं देगा। तो बैंक को सपोर्ट करने इंफॉर्मेशन के नाम पे कौन काम कर रहा है, आईयू काम करता है।
आईयू का एक गलत रिपोर्ट बैंक को डुबा देगा, बराबर। तो इसके लिए इन लोग का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस आईयू अपडेटेड इंफॉर्मेशन देता है। समझो मैंने जब प्रीवियस लोन लिया था मैंने भरा था, लेकिन सेकंड लोन मैंने डिफॉल्ट मारा, तो प्रीवियस लोन के हिसाब से मैं डिफॉल्टर नहीं है, बट सेकंड लोन के हिसाब से मैं डिफॉल्टर है। तो पुरानी इंफॉर्मेशन में मैं डिफॉल्टर नहीं हूं। आईयू आज भी इंफॉर्मेशन वही बैंक को शेयर कर रहा है कि बंदा डिफॉल्टर नहीं है, आप दे दो लोन। तो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है वो। तो अपडेटेड इंफॉर्मेशन देना, बैकग्राउंड चेकिंग करना। कोई बंदा डिस्क्वालिफाइड है, कोर्ट में केस चल रहा है, ऑलरेडी आईबीसी प्रोसीडिंग चल रही है, ऑलरेडी सरफेसी में केस चल रहा है, ये सबको बोल देते कि भाई इनको लोन ही मत दो, नहीं तो पैसा डूबेगा। इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बैंक को बचाना, और ये लोग बैंक के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। एक गलत रिपोर्ट, बैंक का पैसा गया। ठीक है, हम लोग है ना आगे सेक्शन है उसमें सब पे डिटेल लिखना है, तो अभी मत लिखो आईयू के बारे में, मैंने खाली बता दिया तुमको। नेक्स्ट टाइटल दो, न्यू टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईबीसी। उसमें लिखो एंटायर प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन टाइम फ्रेम। एंटायर प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन टाइम फ्रेम। Second, to increase asset valuation. To increase asset valuation. Next, promote entrepreneurship. Promote entrepreneurship. Next, to increase availability of funds so that more loans can be granted Next, to provide benefits for all the stakeholders. चलो नेक्स्ट। अच्छा, इसमें सारे पॉइंट समझना, बेसिक पॉइंट है, ठीक है। अभी देखो ये गो फर्स्ट है ना, ये बैंकरप्ट क्यों हो गया पता है? अच्छा खासा एयरलाइंस चल रहा था, सडनली एक दिन बोलता है कि हम लोग भिखारी है, पैसा नहीं है। हाँ हाँ, एक्चुअली क्या था, इन लोग का है ना कोई फॉरेन की एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था एयरलाइंस मेंटेनेंस का, कि वो लोग सारे के सारे एयरक्राफ्ट मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए जो स्पेयर पार्ट्स है, वो सब कुछ मेंटेनेंस है, वो सब वो लोग करेंगे। प्लस एक मेजर कंपोनेंट होता है, वो लोग वो सप्लाई करते थे, जो एयरलाइंस के लिए बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट थी। सडनली उन लोग ने ना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अब डीजीसीए की गाइडलाइंस के हिसाब से जब तक तुम्हारे एयरक्राफ्ट प्रॉपर सर्विस नहीं होते तब तक तुम उसको उड़ा नहीं सकते। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, और तोड़ दिया तो इन्होंने बोला कि अभी हम लोग सर्विस नहीं करेंगे, प्लस वो जो एक कंपोनेंट हम लोग बेच रहे हैं वो भी हम लोग नहीं देंगे। कुछ अप्रोक्सीमेट 3000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, तोड़ दिया। अब इनको कोई शॉर्ट टर्म में मिल नहीं रहा है, और शॉर्ट टर्म में मिल नहीं रहा है तो इनको प्रॉब्लम क्या हो गया कि बिना सर्विस के एयरक्राफ्ट उड़ा नहीं सकते, और जब तक उड़ाएंगे नहीं तब तक पैसा जनरेट नहीं होगा, और पैसा जनरेट नहीं होगा तो सब पैसा ब्लॉक। बस इसी की हाँ, और बस इसी के चक्कर में ये बैंकरप्ट हो गया। तो अभी इन्होंने वो कोर्ट में केस फाइल किया,
कि ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, इसका कंपनसेशन चाहिए, बट उसका सॉल्यूशन पता नहीं कब आएगा, तब तक तो ये लोग लटक गए ना। तो वो किसी और की वजह से बेचारे बैंकरप्ट हुए। और इन्होंने बाद में ऐसा बोला था कि जो एक फ्लाइट सब उड़ रही थी उस टाइम पे, सडनली ये इश्यू हुआ ना, सारे फ्लाइट कैंसिल कर दी और बोला कि एक भी फ्लाइट नहीं उड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है एक भी फ्लाइट मत उड़ाओ, पैसा रिफंड कर दो। मुझे पैसा नहीं है। तो जैसे जैसे अरेंज होएगा वैसे वैसे रिफंड इनिशिएट करेंगे, और धीरे धीरे करके फिर थोड़े कुछ रिफंड्स भी किए हैं, बट अभी भी काफी लोगों का रिफंड बाकी है। और अभी भी फ्लाइट कहाँ उड़ रहा है, अभी शायद थोड़ा चालू हुआ था कि पता नहीं, बट इश्यू तो है अभी भी। और उनका अभी वो सब चल रहा है कि सब ये प्रोफेशनल ने सबसे क्लेम मांगा किसका कितना पैसा बाकी है बोलो, वो लिस्ट बनता है ना फाइनल, अभी वो चल रहा है, वो स्टेज पे। हाँ मतलब इनका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फाइनल हो गया, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दे दिया, वो सब हो गया। अभी आई थिंक 9 अगस्त को लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिड था क्लेम करने का, 24 को शायद फाइनल लिस्ट बाहर आने वाला था। अब वो फाइनल लिस्ट बन जाएगा, फिर पेमेंट प्रोसीजर चालू करेंगे। तो बट अटक ही गए ना अल्टीमेटली, कंपनी इसकी कंडीशन खराब हो गई। सेम जेट एयरवेज के साथ हुआ था। ये सब अच्छी अच्छी कंपनी ना सब बैंकरप्सी में जा रही है आजकल। और उसके साथ कुछ और इश्यूज का, लोन का इश्यू था, लोन रीपे नहीं कर पाए ये लोग। ये लोग का लोन का इश्यू नहीं था, इन लोग का कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होने की वजह से प्रॉब्लम हो गया इनका। चलो सबसे पहले अभी टाइटल दो, अभी मेन एक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था, अभी से मेन एक्ट स्टार्ट होगा। मैं है ना, देखो ऑलमोस्ट 240 सेक्शंस है, हम लोग 2 से चालू करेंगे, 240 तक सब लिखेंगे। यस बराबर, क्योंकि मेरे को ऐसा चाहिए, एक बार लिखोगे ना तो एक आइडिया आएगा। एटलीस्ट 250 सेक्शन में से 50 भी याद रहे ना कि भाई ऐसा कुछ है। नो डाउट कुछ कुछ सेक्शन तो एक एक दो दो लाइन के ही है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, तो उसमें कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले टाइटल दो, सेक्शन 2 डेफिनेशंस। हाँ नेक्स्ट लिखो, उसमें सबसे फर्स्ट फाइनेंशियल क्रेडिटर। अच्छा, 2 टर्म तुमने पढ़ा होगा, एक होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर। दोनों में फर्क क्या होता है? अच्छा हाँ देखो, अगर मैंने बैंक से लोन लिया और फिर मैंने पैसा नहीं दिया तो बैंक मेरे लिए फाइनेंशियल क्रेडिटर है। लेकिन अगर मैंने किसी से रॉ मटेरियल खरीदा क्रेडिट पे और फिर मैंने उसको पैसा नहीं दिया, तो गुड्स लिया था पैसा नहीं दिया, सर्विसेज ली है पैसा नहीं दिया, तो वो सब लोग कौन बनते मेरे? ऑपरेशनल क्रेडिटर। सो उसमें लिखो, पहले लिखो फाइनेंशियल क्रेडिटर में एनी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन who provided financial services then they are known as फाइनेंशियल क्रेडिटर। नेक्स्ट लिखो ऑपरेशनल क्रेडिटर। उसमें लिखो व्हेन
when any organization provides any goods or services for any business activity, then they are known as operational creditor. और तो कुछ नहीं आएगा. नेक्स्ट लिखो, न्यू टाइटल, डिफॉल्ट. चलो मेरे को एक आंसर दो. मैंने ना 5 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, प्लस 1 करोड़ इंटरेस्ट है, 6 करोड़ का टोटल लोन. अगर इसमें से मैंने कुछ डिफॉल्ट मारा, मतलब मैंने प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया, तो ये डिफॉल्ट है. मैंने इसमें से कुछ नहीं दिया, बट दिस इज एडिशनल मनी ना. बट मैं बैंक को ऐसा बोलूं, तेरे को 5.5 तो मिला, तो प्रॉब्लम क्या है? मोर देन प्रिंसिपल ही है ना. पक्का? वो पता लगे, बट इंटरेस्ट पे नहीं किया, फुल लोन मैंने भर दिया है, और इंटरेस्ट का मैंने समझो 70% भी भर दिया है, 30% सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट मैंने नहीं पे किया, तो भी वो डिफॉल्ट है. हाँ, सो लिखो, डिफॉल्ट मीन्स नॉन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और एनी पार्ट. और एनी पार्ट. नेक्स्ट लिखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अब इसमें कौन कौन आता है लिखो. फर्स्ट, शेड्यूल बैंक. सेकंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज पर आरबीआई. और थर्ड, एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड बाय सीजी. नेक्स्ट टाइटल दो, एक्सक्लूडेड डेट. इसको मार्क करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक्सक्लूडेड डेट. अच्छा देखो, एक्सक्लूडेड डेट क्या होता है? मैंने लोन लिया, वो रीपे नहीं किया, या मैंने इंटरेस्ट रीपे नहीं किया, तो केस होता है. ऐसा कौन सा अमाउंट है जो मैंने नहीं भरा ना, तो मेरे पे इंसॉल्वेंसी में केस नहीं होता है? क्या क्या? उसको छोड़ के ओके. चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरे को बताओ इसमें केस होएगा क्या. मैंने कोई लॉ तोड़ा, मेरे पे 50,000 की पेनल्टी लगी, जो कोर्ट ने लगाई, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, वो मैंने नहीं भरा, तो कोर्ट रिकवरी के लिए आईबीसी प्रोसीड कर सकता है मेरे अगेंस्ट. कैसे लेगा? हाँ,
प्रोसीजर तो फॉलो कर, अल्टीमेटली वो भी एक डेट है ना, तो वो भी मैं ऐसा बोलता हूं ऑपरेशनल डेटर हो गया, तो डेट पेनल्टी नहीं हो सकता है। तो ये कुछ मैंने जो फॉलो करना चाहिए था नहीं किया, इसके लिए लगा ना मेरे पे, तो अल्टीमेटली आई एम लायबल टू पे। तो जो लायबल टू पे वो तो रिकवरी के लिए होगा ना फिर। ऑनलाइन वालों सेम क्वेश्चन बोलो। देखो वेव ऑफ किया तो बात अलग है, वो तो वॉलेंट्रीली वेव ऑफ हो रहा है। डेट अलग चीज होती है, मतलब उसमें उधारी मिला फिर रीपे किया। इधर मैंने लॉ तोड़ा जो इम्पोज किया और वो मैंने नहीं भरा, तो अल्टीमेटली आई क्रिएटेड माई ओन लायबिलिटी विच आई एम नॉट एबल टू पे। लिखो फर्स्ट पॉइंट, एनी लायबिलिटी to pay any fine imposed by a court, to pay any fine imposed by a court। अगर कोर्ट ने तुम पे कोई फाइन लगाया जो तुमने नहीं भरा, या कोई एक्ट में तुम्हारे ऊपर फाइन लगा और कोर्ट ने अप्रूवल भी दिया कि यस इतना फाइन तो बनता है, एंड इफ यू आर नॉट पेइंग दैट, तो जिसको भी तुमको फाइन देना है अथॉरिटी को, वो तुम पे आईबीसी नहीं करेगा फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, वो एक्सक्लूडेड डेट होता है। ठीक है, अच्छा तो मेरे को एक आंसर दो फिर। मैं ना स्टूडेंट है, मैं आउट ऑफ इंडिया एमबीए करने जा रहा हूं, मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से, मैंने 2 लाख रुपया ही भरा और फिर मैंने डिफॉल्ट कर दिया, बैंक मेरे पे आईबीसी कर सकता है? इंडिविजुअल तो डीआरटी। हाँ ये तो लोन है, ठीक है ओके। सेकेंड पॉइंट लिखो, स्टूडेंट लोन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेट। इसका नॉर्मल प्रोसेस। चलो एक और एग्जांपल, ये बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा। समझो मेरा है ना डिवोर्स हुआ और मेरी वाइफ ने कोर्ट में मेंटेनेंस मांगा मुझसे पर मंथ 25,000 रुपीज। मैंने बोला ठीक है, अब पर मंथ 25 मेरे को देना है, 4 महीना हो गया मैंने पैसा नहीं दिया, अमाउंट गोज अप टू 1 लाख, तो 1 लाख का डिफॉल्ट। मेरी वाइफ मेरे ऊपर आईबीसी कर सकती है? आईबीसी में जल्दी आता है, नॉर्मल कोर्ट में टाइम लगता है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अल्टीमेटली इट्स माई लायबिलिटी टू पे हर, है ना? ये भी एक्सक्लूडेड है। लिखो liability to pay as a maintenance, liability to pay as a maintenance, liability to pay as a maintenance under any law to any person और लास्ट लिखो एनी अदर डेट
एज में बी प्रिस्क्राइब। समझा? ठीक है, ये याद रखना। अभी देखो दो टर्म है, पहले दो टर्म समझो। एक तो चलो नॉर्मल है, एक होता है डेट, एक होता है क्वालिफाइंग डेट। फर्क क्या है दोनों में? एक होता है डेट और एक क्वालिफाइंग डेट। सेट ऑफ, इक्विटेबल सेट ऑफ तो बोल रही है। लिक्विडेटेड, अनलिक्विडेटेड। डेट क्वालिफाइंग डेट क्या होता है? जैसे समझो, तो बाकी का तो इन शॉर्ट मतलब बाकी का तो नहीं मांग सकती मेरे से। तो बाकी का कैसे मांगेगी? देखो डेट और क्वालिफाइंग डेट में फर्क क्या होता है? अगर मैं है ना डिफॉल्टर बन गया, इसका 5 करोड़ इसका 5 करोड़ में लेके बैठा हूं, तो तुम दोनों आओगे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को क्या बोलोगे? इस पर्सन से ना कितना निकालना है? ये बोलेगी मेरे को 5 करोड़ निकालना है, ये बोलेगी मेरे को भी 5 करोड़ निकालना है। वो बोलेगा ठीक है, एक काम करो, तुम क्लेम करो कि हाउ मच अमाउंट यू आर एबल टू रिकवर। तुम क्या करोगे? क्लेम डालोगे। ये डालेगी क्लेम ऑफ 5 CR, ये भी डालेगी क्लेम ऑफ 5 CR। ये तुम्हारा डेट है जो तुमने डिमांड किया। अब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल तुम दोनों को क्या बोलेगा पता है? ये 5 करोड़ लिखते तो दिया, इसका एविडेंस दो। बराबर? इसने एविडेंस दिया सिर्फ 4.5 करोड़ का, और इसने एविडेंस दिया पूरा 5 करोड़ का। इसको पूरा पैसा मिला, लेकिन इसका डेट खाली क्वालिफाई कितना हुआ? क्वालिफाइंग डेट 4.5 CR। तो शी इज एबल टू रिकवर ओनली 4.5 CR। एनीथिंग विच इज लेफ्ट वो गया, वो नहीं मिलेगा। तो हर डेट क्वालिफाइंग डेट होता है? जरूरी नहीं है। वो सेम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बराबर? हाँ, लेकिन जब तुम डेट लिखते हो ना, इसका ये मतलब मत समझ जाना कि तुमने डेट लिख दिया मतलब ये पैसा आने ही वाला है। वो क्वालिफाइंग डेट होएगा तो ही पैसा आएगा। जब तक वो क्वालिफाइंग डेट नहीं बनेगा तब तक तुम्हारा पैसा आने से रहा। बराबर? तुमको ये इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए खाली डेट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, सो उसमें लिखो अ क्वालिफाइंग डेट मीन्स अ डेट which can be legally recovered, and it exclude excluded debt, बस फुल स्टॉप, एक्सक्लूडेड डेट। बराबर? तो खाली डेट से कुछ नहीं होता है, तुमको क्या लगाना पड़ेगा? क्वालिफाइंग डेट होना चाहिए, तो ही पैसा मिलता है, नहीं तो पैसा कभी नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट लिखो, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पीरियड। उसमें लिखो एंटायर प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 180 days।
मिनट रुको। चलो एक केस लिखो, केस का नाम लिखो, निखिल मेहता वर्सेस AMR इंफ्रा लिमिटेड। इस केस में ना ये भाई ने फ्लैट खरीदा, फ्लैट टाइम पे नहीं मिला तो इसने पैसा रिफंड मांगा, तो पैसा भी बिल्डर ने नहीं दिया, तो ना फ्लैट मिला ना पैसा मिला, ये बंदा आईबीसी में चला गया। ये मैटर आईबीसी में जा सकता है। अब तुम केस फाइल करोगे फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, तो तुम ऐसा दिखा रहे हो कि तुम क्रेडिटर हो, है ना। अगर तुम क्रेडिटर बता रहे हो, कौन सा क्रेडिटर, फाइनेंशियल कि ऑपरेशनल? तो अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को पैसा देगी तो वो ऑपरेशनल हो गए। तो इधर एक इंडिविजुअल ने पैसा दिया, तो एक इधर इंडिविजुअल ने फाइनेंस दिया, ऑपरेशनल नहीं है, फाइनेंशियल है। तो तेरे हिसाब से ऑपरेशनल है, तेरे हिसाब से ऑपरेशनल है ना, तेरे हिसाब से फाइनेंशियल है। ठीक है, लिखो उसमें, नहीं नहीं नहीं, एक तो राइट है ना, लिखो अ पर्सन कैन इनिशिएट अंडर आईबीसी एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो केस होता है बट एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर कैपेसिटी में होएगा। नेक्स्ट और एक केस लिखो, एक मिनट रुको, मेरे को केस का नाम ढूंढने दो। ले सकते हो, सिर्फ लास्ट में इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड इन द केस ऑफ करके लिखना है। हाँ, नेक्स्ट केस का नाम लिखो, जेके ज्यूट मिल्स मजदूर। जेके मजदूर MSZ। अच्छा देखो, ये मजदूर लोग को है ना वेजेस नहीं मिला, तो इन्होंने कुछ महीना वेट किया और फिर भी वेजेस आया नहीं, सो दे डिसाइडेड टू प्रोसीड अंडर आईबीसी। एम्प्लॉइज कैन टेक लीगल एक्शन अंडर आईबीसी। सोच लो किसमें, फाइनेंशियल ऑपरेशनल? क्या गुड्स दिया?
सर्विस दी। देखो हम लोग है ना इधर क्लास में ना एसी रिपेयर करने वाले को बुलाते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले मेरा सुन लो। एसी रिपेयर करने वाले को हम लोग बुलाते हैं, वो आके हमको सर्विस देता है, फिर हम उनको पैसा देते हैं। एम्प्लॉय से क्या मिला? बट इट्स अ पार्ट ऑफ देयर जॉब। मैं खुद की पोजीशन देखेगा ना, मैं क्या है, मैं फाइनेंशियल है ऊपर वाले केस में। हाँ बराबर ना। हाँ अभी इधर, हाँ अभी बोलो। एम्प्लॉइज आईबीसी में जाएंगे अंडर ऑपरेशनल क्रेडिटर। यस दे आर ऑपरेशनल क्रेडिटर। सो लिखो, क्वेश्चन लिखो पहले। कैन एम्प्लॉइज फाइल अ केस अंडर आईबीसी फॉर रिकवरी ऑफ लोन, फॉर रिकवरी ऑफ सैलरी? उसमें लिखो, कोर्ट स्टेटेड दैट court stated that employees can be treated as operational creditor, and they can proceed under IBC। ये सब केस भी याद रखना, ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं।